हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजू शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी भी आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक ये प्रस्तावना, ये संविधान सभा का ही पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसे। हाँ जरा इसको मेरे क्लास को थोड़ा देखिए और लाइक थोड़ा जबरदस्त करिए। आपका लाइक मुझे बहुत उत्साह देता है, तो कृपा कर लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए प्रस्तावना। तो प्रस्तावना ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। तो हम बस है तो बड़ा, ये बड़ा चैप्टर है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो बहुत लंबा चैप्टर है। फिर भी आज आपको कुछ फैक्चुअल बातें बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 2 पार्ट इसमें भी लगेगा। 2 पार्ट में ही आपका इतना क्लियर हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा, जैसा हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप जो नोट्स अगर बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि जरूर बना रहे होंगे, तो आपका नोट्स ऐसा हो जाएगा कि आपको किसी पॉलिटी के लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्ण रूपेण भरोसा करके आप मुझ पर भरोसा इस मामले में कर सकते हैं। फिलहाल पॉलिटी के मामले में ये बात कह रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना जैसे किसी किताब को आप पढ़ते हैं, उसकी भूमिका जैसी होती है, सेम समझिए संविधान की प्रस्तावना है। बड़ी सामान्य सी बात है। जैसे भूमिका पढ़ लिया तो पूरी ठीक ठाक, अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, किसी बुक की भूमिका पढ़ लिया तो आराम से जान जाते हैं कि इस किताब में क्या लिखा है। अर्थात प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की बात जो हम करते हैं, तो यह भी संविधान का उद्देश्य। नॉर्मली ये बात तो सबको पता है कि भाई संविधान के उद्देश्यों के बारे में, संविधान सभा का क्या उद्देश्य था, जिसको सोच के संविधान सभा के लोगों ने संविधान बनाया, और वो उद्देश्यों को बड़े सारगर्भित शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तावना में लिख दिया है। प्रस्तावना पढ़ के कोई भी व्यक्ति संविधान के उद्देश्यों के बारे में जान सकता है, संविधान कब से लागू हुआ ये जान सकता है, संविधान का कहां तक प्रसार है ये जान सकता है। तो संविधान सभा या संविधान सभा के लोगों का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में प्रस्तावना में जानकारी दी गई है। तो अब इसके ऐतिहासिक बातों पर जरा हम आते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जब हम संविधान सभा पढ़ा रहे थे तो भी ये बातें आपको बताए थे। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसका संक्षिप्त रूप यह प्रस्तावना है। वो तो प्रस्ताव बहुत बड़ा सा था, लेकिन उसका बिल्कुल शॉर्टेस्ट संक्षिप्त रूप यह प्रस्तावना है। तो एक तो यही, इसको उद्देशिका भी कहते हैं, उस समय उद्देशिका कहा गया था। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ये कब प्रस्तावित किया गया था संविधान सभा में, किसने प्रस्तावित किया था, और डेट क्या है 13 दिसंबर 1946, उसका उद्देश्य क्या था। तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव इसका नाम भी था, उसी का संक्षिप्त रूप यह है। तो इसको जरा याद रखिएगा। दूसरी बात, हम ये संविधान का जो प्रस्तावना है, उसका जो पहली बात लिखी गई है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अब पूरी प्रस्तावना तो आपको हम यहाँ बोल दे रहे हैं, बोल देंगे अभी, और उसको आप लोग अपने नोट्स पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ मैं लिखूंगा नहीं। प्रस्तावना में जो शब्द है उसकी व्याख्या, वहीं से बार बार प्रश्न आते हैं। यह है वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला वर्ड है उसमें, पहली लाइन है हम भारत के लोग। उसके बाद सबसे लास्ट लाइन है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हम भारत के लोग पर ही हम आते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से 2-3 बातें क्लियर हो जाती हैं। हम भारत के लोग हैं, अर्थात भारतीय जनता से जो लोग निकल के आए हैं, भारत की जनता ने इसे बनाया है। ये भी एक सामान्य सी बात हो सकती है। और दूसरा कि संविधान, भारत में सर्वोच्च कौन है, भारत में सर्वोच्चता किसकी है। लोग कहते हैं ना, कभी कभी आप लोग सुनते होंगे, अगर न्यूज देखते होंगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि न्यायपालिका और संसद में टकराव हो जाता है कभी कभी कानूनों को लेकर। हालांकि जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सबके
अधिकार, सबके उद्देश्य, सबके विषय, कहाँ पर ये कानून बनाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें संविधान में लिखी हैं। फिर भी कभी कभी टकराव हो जाता है। तो कभी कभी होता है कि भाई सर्वोच्च कौन है, कुछ लोग कहते हैं संसद सर्वोच्च है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं संविधान सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। लेकिन जो प्रस्तावना पढ़ लिया है उसको इस शब्द से यह क्लियर हो जाता है कि भारत की जनता वास्तव में सर्वोच्च है, अर्थात संविधान का स्रोत भारत की जनता है। दो बातें क्लियर होती हैं यहां से। संविधान का जो स्रोत है, मतलब जहां से ये पावर आता है, ये भारत की जनता है, हम भारत के लोग हैं, भारत के लोगों ने बनाया है। और सर्वोच्च कौन है, सबसे सर्वोच्च कौन है आएगा, अगर संसद आए, न्यायपालिका आए और भारत की जनता भी लिखा रहे, तो वहां पे आप टिक करेंगे कि भारत की जनता सर्वोच्च है। तो ये हम भारत के लोग से ये बातें क्लियर होती हैं। सर्वोच्चता की बात क्लियर, दो बातें क्लियर हो गई कि भारत के लोगों ने ही बनाया, भाई भारत के लोग ही तो चुन के आए हुए थे संविधान सभा में, इसलिए भारत के लोगों ने बनाया। यही मंशा भी थी, महात्मा गांधी की भी यही मंशा थी, सारे लोगों की यही मंशा थी। हमने जब आपको बताया था संविधान सभा की ऐतिहासिक बात, तो बाल गंगाधर तिलक से लेकर हम आए थे बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू तक। तो बाद में अंग्रेजों ने भी माना कि नहीं आप लोग ही बनाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे शासन करना है। तो हम भारत के लोग से संविधान सर्वोच्च कौन है ये क्लियर हो जाता है, और दूसरी बात ये क्लियर हो जाती है कि भारत के लोगों ने इसको बनाया है। अब आप लोग जरा नोट अपना लिख लीजिएगा, हम आपको बोल रहे हैं कि भाई संविधान प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान की कुंजी, दर्शन क्यों कहा गया, क्योंकि संविधान के उद्देश्यों एवं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की चर्चा की गई है। ये सारी बातें और हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की मूल बात क्या है, उसको जरा आप अपने नोट्स पे नोट कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं इसको, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को डैश कर लीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये इंग्लिश तारीख होगी कैलेंडर वाली, आगे ऐसे लिख लीजिएगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी। इतनी बातें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति का जो सनातन धर्म है वो इस डेट को मानता है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, अपने नोट्स में इसको जोड़ लीजिएगा, को एतद द्वारा मतलब हम लोगों के द्वारा, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित लिख देते हैं यहां ऊपर, आत्मार्पित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मुझे सुन के नोट कर लीजिएगा। इतनी बातें यहाँ पे लिखते टाइम काफी लगता, क्योंकि इनके जो शब्द हैं
प्रस्तावना में जो 5-7 लाइन ये लिखी गई है, इसी से पूरे संविधान के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है कि संविधान में क्या लिखा गया है, संविधान सभा के लोगों का वास्तव में उनके लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे देश की व्यवस्था चलेगी, सरकार का उद्देश्य क्या होगा, ये सारी बातें संविधान में इतना ही पढ़ के लोग जान जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी न्यायालय जब किसी मुद्दे पर निर्णय देते हुए अगर कभी वो डायलेमा की स्थिति में आता है तो वह भी प्रस्तावना को पढ़ के क्लियर कर देता है और कोई जो है फैसला देता है। तो ये बातें आगे हम आपको और समझाएंगे क्लियर कट। ये बातें हो गई 26 नवंबर 1949 ईस्वी, हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि संविधान को लागू किया गया। ये बातें हमने आपको संविधान सभा में भी बताई थी। तो हम भारत के लोग से एक बात क्लियर हो गई आपको यहां पे, अंगीकृत अधिनियमित नियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। इतनी बातें हो गई। अब प्रस्तावना हम भारत के लोग हमने क्लियर कर लिया, डैश 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 बहुत सारी बातें हैं। एक शब्द आया यहां पे, पहले सबसे शुरू करते हैं, संपूर्ण संप्रभु राष्ट्र की बात की गई। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये लिखा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इंग्लिश में इसको सॉवरेन कहते हैं, सॉवरेनिटी। मतलब हम अब संप्रभु हो गए। संप्रभु कब से हो गए? 26 जनवरी 1950 से, जब से इसे हमने पूर्ण रूप में लागू कर लिया। अर्थात अब हमारे ऊपर, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब अपनी गृह नीति हो, विदेशी नीति हो, ये सारी चीजें भारत की सरकार तय करेगी। भारत की सरकार जो हमारे द्वारा चुनी गई है, जनता द्वारा चुनी गई है, वो तय करेगी, न कि कोई अब तय करेगा। अर्थात अब आप सारी शक्ति, निर्णय लेने की सारी शक्ति आपके अंतर्गत आ गई है। और ये पावर कहां से आती है? ये भारत के लोग देते हैं, चुनते हैं। अपने वोट के अधिकार को आप अपने प्रतिनिधियों में ट्रांसफर करते हैं वोट के माध्यम से। जब चुनाव होता है तो उसके बाद वो लोग जो है जो सरकार बनाते हैं, सरकार बना के हमारे ऊपर नियम को जो बनाते हैं उसे हम अंगीकृत अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित नियम बनाते हैं और आत्मार्पित अपने ऊपर बिल्कुल नियम बनाया, हमारे लोगों ने बनाया, उसको नियम को लागू किया और नियम को हमने स्वीकार किया। ये बातें यहां से क्लियर होती हैं। तो संप्रभु हो गए, अर्थात निर्णय लेने की शक्ति अब हमारे अंतर्गत आ गई। ये बातें पहले ही लिख दी गई। पहला शब्द ये, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हो गया। तो संप्रभु हो गए। संप्रभु कब से हुई ये आप जान गए, जब से 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्ण रूप में लागू किया गया। अच्छा, संविधान सभा में हम आपको हल्का सा रिवाइज करवा दें। संविधान सभा में हमने एक बात बताई थी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंशतः लागू हुआ। और यहाँ हमने वहां बताया था आपको कि 16 अनुच्छेद लागू हुए। ये बातें कहाँ लिखी गई हैं बताया हमने आपको, आर्टिकल 394 में ये बात लिखी गई है। 15-16 अनुच्छेद वहां मैंने पूरा लिखवाया जब संविधान सभा का गठन में पढ़ा रहा था। तो 394 अनुच्छेद में यह भी लिखा गया है कि बाकी जो बचे हुए अनुच्छेद हैं इसको हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। अच्छा, 26 जनवरी 1950 की ऐतिहासिकता के बारे में भी हमने आपको बताया था। साथ ही 26 जनवरी 1950 से ही क्यों माना जाता है कि देश संप्रभु हुआ, क्योंकि हम भारत के लोग भारत को एक गणराज्य भी बनाते हैं। एक शब्द और यहीं पे हल्का सा जोड़ लेते हैं, गणराज्य, रिपब्लिक। इसका मतलब है कि अब हमारे देश का जो सर्वोच्च
पदाधिकारी है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, राष्ट्रपति, संवैधानिक रूप से जो सबसे प्रमुख अधिकारी है, देश का सर्वोच्च नेता कह सकते हैं आप, वह अब उसका पद वंशानुगत नहीं है। अर्थात ये नहीं कि राज परिवार से है, कोई भी भारत की जनता से चुन के वो आता है। तो देश के सर्वोच्च हमारे पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 26 जनवरी 1950 से कार्यभार संभाला, इसलिए उस दिन से अपना देश गणराज्य कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब गणराज्य, जब मतलब संविधान पूर्ण रूप में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन देश के पहले राष्ट्रपति ने कार्यभार संभाला, काम करना शुरू किया। इसलिए उस दिन से भारत एक रिपब्लिक बन गया, भारत गणराज्य बन गया। गणराज्य का मतलब हमने आपको बता दिया कि हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है, जो संवैधानिक रूप जो प्रमुख राष्ट्र प्रमुख है, वह जो है वह जनता द्वारा चुन के आता है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र प्रत्यक्ष, ये जनता सीधे तो चुनती नहीं, तो वो राष्ट्रपति में हम पढ़ाएंगे कैसे चुनती है। दो प्रकार के लोकतंत्र, एक लोकतंत्र की भी लोकतांत्रिक राज्य बनाने की बात की गई, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई, तो इसको भी यहीं क्लियर कर लेते हैं। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र की परिभाषा तो आप जानते ही होंगे, अब्राहम लिंकन ने दी थी कि भाई जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन, ऐसा उन्होंने कहा था। तो लोकतंत्र दो प्रकार का, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में क्या है कि भाई जहां पे जनसंख्या कम हो, थोड़े लोग हो, सीधा, जैसे पंचायत वाली स्थिति समझ से, पंचायत है सामने, वो जो है वहीं पे निर्णय लेते हैं लोग। तो ऐसा भारत में असंभव है, क्योंकि भारत की जनसंख्या तब भी बहुत ठीक ठाक थी, आज तो पूछिए नहीं, वर्तमान में 150 करोड़ से ऊपर हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अर्थात अपने अधिकार वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि में ट्रांसफर करते हैं। वह व्यक्ति, वो लोग जो है चुन के जाते हैं, वो लोग इनको चुनते हैं। अर्थात देश का राष्ट्र प्रमुख जहां जहां चुना जाएगा वो देश, वह राज्य गणराज्य कहलाएगा। तो इस तरह भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना। ये बात प्रस्तावना में ही लिखित है। तो गणराज्य पढ़ते ही आप जान जाएंगे कि देश का राष्ट्र प्रमुख कैसा है ना। क्लियर, 7-8 लाइन है कुल मिला जुला के प्रस्तावना में, लेकिन समझिए कि पूरे संविधान का निचोड़ यहाँ पे है। जो व्यक्ति इसे पढ़ लेता है जान जाता है कि भाई संविधान में क्या लिखा। पहले तो हो गया अपना देश का राष्ट्र प्रमुख, गणराज्य वाला व्यवस्था हो गई कि वो अब वंशानुगत नहीं है, वो चुना जाएगा। गणराज्य क्लियर हो गया, लोकतंत्र क्लियर हो गया। अच्छा, एक प्रश्न छोटा सा बार बार एग्जाम में आ जाता है कि ये जो प्रस्तावना भी हमने आपको बोली है, जो आपने लिखा होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सारी बातें लिखी होंगी आपने। यहाँ पे भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो एक बार यहाँ, और भारत को ये 2 बार हुआ है। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो प्रस्तावना से प्रश्न कैसे आएंगे ये बहुत कंफर्म होता नहीं, फिर भी जो है हर बार जब आता है तो कुछ नया आ जाता है, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा छोटा सा, लेकिन इसके एक्सप्लेन में लोग तरह तरह की व्याख्या करते हैं। तो जो तथ्यात्मक बातें हैं वो हम आज आपको बता दे रहे हैं थोड़ा मोड़ा। इसके बाद, इसके जस्ट एक ही दिन के बाद हम आपको इसका पूरा एक्सप्लेन, सारे शब्दों का भरपूर व्याख्या करके बताएंगे। तो एक, हम भारत के लोग से क्या हुआ, सर्वोच्चता पता लग गई कि देश की जनता सर्वोच्च है। भारत का 2 बार प्रयोग, ये मैंने बता दिया। लोकतांत्रिक बता दिया, गणराज्य बता दिया। एक शब्द है समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद का मतलब है कि देश के सारे संसाधनों पर राष्ट्रीय सरकार जो है उसका ही, वही पूरे देश के सारे संसाधनों पर वही नियम कानून बनाए, समाजवाद की व्यवस्था। ये तो वैसे रूसी अवधारणा है, लेकिन अपने यहाँ जो है भारत में इस तरह की, भारत में ये समाजवाद की बात आई तो ये कहा गया कि भाई अगर राष्ट्र सरकार सब काम तो कर नहीं सकती,
तो हर जगह अगर सरकार ही हस्तक्षेप करेगी तो जनता का उतना बढ़िया हित नहीं होगा। सबका हित होना चाहिए, अमीर गरीब सबका भला होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा था। तो भारत का जो समाजवाद है वो राष्ट्रीयकरण और निजीकरण का समन्वय रखता है। भारत का समाजवाद जो है राष्ट्रीयकरण निजीकरण का समन्वय रखता है। और एक और तरीके से जान लीजिए, जैसे समाजवाद शब्द है यहाँ पे जोड़ा गया है। समाजवाद से वैसे होता ही है कि पूरी तरह व्यवस्था सरकार के हाथ में हो। लेकिन 1991 में 1991 में एक सरकार ने एक पॉलिसी लाई, एलपीजी। इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अर्थात इसको कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। ये जब से ये आया 1991 में, तब से समाजवाद का थोड़ा अप्रासंगिक हो गया। लेकिन जो है भाई निजी लोगों को दे दिया जाएगा, निजी हाथों में सब कुछ हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है, सरकार के हाथों में होगा तो भी ठीक नहीं है। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस व्यवस्था का एक तरह से जो है मतलब निजीकरण और समाजवाद है दोनों को जो है मतलब सरकार का भी हस्तक्षेप हो, सरकार भी हिस्सेदारी रखे और निजी उद्योग को भी निजी लोगों को भी प्राइवेट निजी लोगों को भी दिया जाए, हिस्सेदारी दी जाए। अर्थात एक सामंजस्य बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया। इस आधार पे भारतवर्ष ने समाजवादी ढांचे को स्वीकार किया। ये वैसे रूसी अवधारणा, वहां पे पूर्णतः समाजवाद की व्यवस्था है, सब कुछ सरकार के हाथों में है। खैर उस पर हम बहुत नहीं जाएंगे। तो अपने यहाँ जो है ये देखिए 1991 से ये शब्द उतना प्रासंगिक नहीं रह गया जितना प्रासंगिक ये शुरुआत में उधर हुआ करता था। तो हम ये हो गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत हमारा पूरी तरह जो है विश्व के साथ भरपूर जुड़ गया। और आज तो जमाना ही है पीपीपी, आप लोग देखते हैं ये पीपीपी मॉडल आजकल चलता है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये व्यवस्था चल रही है। यही व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि ये व्यवस्था तब से और आज देखिए इस मोड में पीपीपी मोड में आ गई है। खैर अब एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। हालांकि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में शाब्दिक अंतर है, लेकिन दोनों का एक ही अर्थ मान लिया जाता है अपने देश में। पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर कहते हैं इसे, और धर्मनिरपेक्ष। हालांकि धर्म के बारे में कहा जाता है कि ये धर्म को कोई नहीं छोड़ सकता, सत्य अहिंसा इत्यादि ये धर्म के में आते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब या धर्मनिरपेक्ष दोनों को एक ही तरह का भाव मिलता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे निरपेक्ष व्यक्ति, निरपेक्ष का मतलब होता है ना व्यक्ति अगर मान ले दो पक्ष हैं तो किसी के साथ नहीं है लेकिन लगता है कि दोनों के साथ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने देश की जो सरकार है या देश में ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई कि भाई देखिए भारत देश की जो सरकार होगी वह किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगी, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन जितने धर्मावलंबी सारे धर्मों को मिला के चलेगी, सारे धर्मों के अच्छे कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा, किसी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, नहीं किसी को रोका जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से जो किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। हमने कहा ना कि राज्य या सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सारे धर्मों को समान संरक्षण देने की बात होगी। यह पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता की बात है। इसीलिए ये हालांकि कुछ लोग जो है कहते हैं यार धर्म निरपेक्ष का मतलब धर्म विरोधी भी है, ऐसा नहीं, धर्म विरोधी नहीं है। धर्म तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, सत्य अहिंसा इत्यादि ये सब धर्म है। लेकिन पंथ निरपेक्षता अर्थात सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा,
सभी धर्मों को बांट के चलेगी। इसलिए तो भारत में इतनी विविधता है, विविधता में भारत एकता है। और ये भारत का जो हमने अभी पिछला क्लास पढ़ाया था, वहां हमने बताया था अनुच्छेद 1 में कहा गया, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत ने यूनियन को अपनाया है। यूनियन को कैसे अपनाया? अनेक धर्मों के लोग, अनेक भाषा के लोग, अनेक जातियों के लोगों को जोड़ करके भारत राज्य की व्यवस्था की गई। भारत में राज्यों को बनाया गया। भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते। उसमें पंथ निरपेक्षता ने भी बड़ा योगदान किया कि अगर राज्य का अपना कोई धर्म हो जाता तो दूसरा धर्मावलंबी नहीं जुड़ पाता। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे सब कहा जाता है ये चारों हैं भाई भाई, तो क्या ऐसा होता? झगड़ा हो जाता धर्मों में। धार्मिक झगड़ा ने तो पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। तो इसीलिए पंथ निरपेक्षता को भारत के संविधान में शामिल किया गया और यह कहा गया कि राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा बल्कि सारे धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा। तो कितनी बातें यहाँ पे हमने आपको क्लियर कर दी। हम भारत के लोग से सर्वोच्चता कि सर्वोच्च कौन है। दूसरा, भारत का कितनी बार यूज किया गया है इस प्रस्तावना में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बता दिया, संप्रभु, अर्थात हम अब संप्रभु हैं, सॉवरेन है, हमारे अंदर सॉवरेनिटी है, निर्णय हम ले सकते हैं। गणराज्य बताया कि देश का जो सर्वप्रमुख है, देश का जो मुखिया है, वह जो है वो निर्वाचित होता है। इसमें वंशानुगत जैसी व्यवस्था नहीं, इसलिए गणराज्य हो गया। हाँ, और समाजवाद बताया। अब एक वर्ड आता है इसमें न्याय। न्याय के साथ एक वर्ड आता है, एक क्रम है, ये देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी बात की गई। तो एक अक्सर सिविल सर्विस में एक बार ऐसे प्रश्न पूछ दिया सीधे सीधे कि भाई ये जो क्रम है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पीसीएस में तो बहुत बार पूछा गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सेम क्रम जो है और कहाँ मिलता है संविधान में? तो यह जो है सेम इसी क्रम में सामाजिक, ऐसा नहीं कि सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हो जाए या आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हो जाए या राजनीतिक सामाजिक आर्थिक हो जाए। इस क्रम में आपको याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसी क्रम में सेम आपका एक चैप्टर आगे हम पढ़ाएंगे आपको, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में इसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। वहां पर ये आर्टिकल 38 में इसका उल्लेख है, सेम इसी क्रम में है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हमने शुरुआत में जो बात हमने शुरू करी थी, हमने कहा कि आज हम आपको प्रस्तावना के कुछ तथ्यात्मक बातें बताएंगे, तो उसको जान लीजिए। ये तो हमने आपको 4-5 वर्ड क्लियर कर दिए। गणराज्य बता दिया, संप्रभुता बता दी, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बता दिया, और धर्मनिरपेक्षता बता दी, और बहुत सारी इसमें बातें हैं जिसको हम आगे, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा ये मामला, इसलिए जो है अब संविधान को किसने क्या कहा उसको जरा जान लीजिए। एक नोट करके एक बात जरा लिख लीजिएगा, जैसे जो संबंध नींव और मकान से है, फल और वृक्ष से है, आत्मा और शरीर से है, वही संबंध प्रस्तावना और संविधान से है। अर्थात प्रस्तावना के बिना संविधान अधूरा है। ये एक बात नॉर्मल सी बात है, ऐसे आप किसी को समझा सकते हैं। अच्छा, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता नहीं, संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, ये कहा ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव, इनको जरा याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठाकुरदास भार्गव ने इसको संविधान की आत्मा कही, और ये कहा कि ये मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। एक व्यक्ति हुए अर्नेस्ट बेकर, अर्नेस्ट बेकर, इन्होंने भी इसकी भरपूर प्रशंसा करी प्रस्तावना पढ़ के, और इन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रस्तावना पढ़ने के बाद संविधान को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। अर्थात प्रस्तावना पढ़ के ही आप जान जाएंगे कि संविधान के बनाने वाले लोगों का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य जानना है,
अर्नेस्ट बेकर, ये हो गए। ठाकुरदास भार्गव नंबर 1 आत्मा इन्होंने कहा। ये अब तो बार बार पूछा जाता है, पर ये प्रश्न तो समझिए ना पेट है कि संविधान की आत्मा क्या है। ये संविधान की आत्मा और किसने कहा, किसने कहा तो जल्दी नहीं, लेकिन ये आत्मा कौन है, तो ये संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। हमने अब तो कहा भी कि नींव और मकान से जो संबंध है, फल और वृक्ष में जो संबंध है, आपकी आत्मा और शरीर में जो संबंध है, सेम यही संविधान और प्रस्तावना में है। इस प्रकार भी यह एक आत्मा हो गई। कहा ठाकुरदास भार्गव ने इसे आत्मा कहा है। एक प्रारूप समिति के सदस्य हुआ करते थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। इन्होंने इसे कहा था कि ये संविधान की जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की जन्म कुंडली, ये भी पूछा जाता है कि भाई जन्म कुंडली किन्होंने कहा, जन्म कुंडली किन्होंने कहा। क्योंकि इसमें संविधान के उद्देश्य के बारे में बात है, इसलिए संविधान की कुंजी भी कह लिया जाता है। और तो ये आत्मा है। डीपीएसपी में बता दिया हमने आपको कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उस क्रम में, जिस क्रम में यहां लिखा गया उसी क्रम में वहां लिखा गया है। अब हमने आपको वहां बताया कि यहाँ पे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है कि विश्वास, धर्म और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास, धर्म विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सेम ऐसे ही आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहां अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में वहां 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है कि भाई ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां भी लिखी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना। विश्वास, धर्म और उपासना की, उपासना मतलब पूजा पद्धति। धर्म आपका मैंने बता दिया, सत्य, अहिंसा इत्यादि। विश्वास मतलब किसी विश्वास कर सकते हैं आप। और विचार एवं अभिव्यक्ति स्पेशली, तो विचार एवं अभिव्यक्ति वहां भी है, मौलिक अधिकार में भी है, विचार एवं अभिव्यक्ति यहाँ भी है। कभी कभी इसी तरह का प्रश्न हो जाता है कि संविधान की प्रस्तावना विचार एवं अभिव्यक्ति है या प्रस्तावना मौलिक अधिकार में भी, कहाँ पे और कहाँ पे है, तो मौलिक अधिकार में भी है, संविधान की प्रस्तावना में भी। इस तरह की बातें हैं, थोड़ा इसे आप जो है पढ़िएगा और बाकी जो बातें हैं इसको हम आपको जस्ट अगले क्लास में देंगे। तो हमने आप एक बार और आपको हल्का सा समराइज कर देते हैं। हम भारत के लोग, हमने बताइए शुरुआत की गई है, थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बोरिंग लंबा क्लास हो जाएगा तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होगा। हम भारत के लोग की बात की गई है, अर्थात इससे कौन सर्वोच्च है इसकी बात की गई है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बता दिया कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात है अब आप निर्णय आप ले सकते हैं, देश की सरकार ले सकती है। गणराज्य बता दिया कि देश का जो मुखिया है वो जो है निर्वाचित होकर आएगा, चुन के आएगा। और पंथ निरपेक्षता क्या है, अर्थात भारत की सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सारे धर्मों को संरक्षण करेगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को हम अगले पार्ट में समझाएंगे, विधिवत क्लियर करेंगे। हमने आपको क्रम बता दिया कि ये क्रम जो है यही क्रम सीधा नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, इसलिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक हमने सामान्य सा प्रश्न बताया कि भारत का कितनी बार उल्लेख है, तो वो आप प्रस्तावना अगर पढ़ेंगे तो बताएंगे कि भारत का 2 बार उल्लेख है। और समाजवाद क्या है, समाजवाद कब से थोड़ा अप्रासंगिक हो गया, ये जो है आपको बताया हमने आपको 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी है उसके द्वारा हो गया। अब थोड़ा केशवानंद भारतीवाद है, बेरुवाड़ीवाद में इसे कहा गया था कि ये संविधान मतलब संशोधन योग्य नहीं है, केशवानंद भारती में कहा गया कि संशोधन योग्य है। ये सारी बात जो है हम आपको अगले क्लास में देंगे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा है, ये मैंने आपको बता दिया, ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि संविधान प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। हमने समझा भी दिया कि जिस तरह आपकी आत्मा आपके शरीर का संबंध है, बिना आत्मा के आपका शरीर बेकार है, इसी तरह प्रस्तावना के बिना संविधान एक उपन्यास की तरह हो जाता। तो इन्हीं बातों के साथ आज की ये क्लास में समाप्त करूंगा। आप मुझे सुन रहे हैं, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। आप लोगों से मेरा एक निवेदन, मेरी क्लास को देखिए और देखते समय कमेंट जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और कमेंट मैं जानता हूं जो पढ़ेगा वही कमेंट करेगा, तो कृपया पढ़ें, नोट्स बनाएं और जो है लाभ उठाएं। तो जरूर कमेंट करिए,
लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, नोट्स जरूर बनाइएगा, बढ़िया से पढ़िए। और मैं कहता हूं आपसे कि इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पॉलिटी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा नोट्स बना लेंगे तो आप आईएएस दीजिए, पीसीएस दीजिए, वनडे दीजिए, दुनिया भर के एग्जाम जो भी हैं सारे एग्जाम देंगे, वहां आपका इस एक नोट्स बन जाएगा, उससे बाहर किसी बुक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ आपको एक बार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इसको मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।